हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अक्टूबर का सेकंड वीक करने जा रहे हैं अपन। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और थर्ड वीक मैंने करा दिया है, जिसने नहीं देखा है अभी तक जाके देख लेना। उसकी पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं और सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। और एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए अगर आप मुझसे पेड पढ़ना चाहते हो तो डाउनलोड करो मेरी एप्लीकेशन एचपी सक्सेस क्लासेस। कोड यूज करना HP90, तो आपको ओनली 149 रुपीज में आपको ये कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें वीडियो और पीडीएफ सब है और जिसमें स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम में पढ़ाने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क एग्जाम से पहले। ठीक है। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो फिर भी अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको फ्री क्विजेज मिलेगी डेली डेली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। Government of India has extended the remission of duties and taxes on exported products scheme until which date? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली रोड टैप जो स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2026 तक। एंड इस स्कीम का मेन एम ये है टू ऑफसेट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज इनकर्ड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स हैं उनके ऊपर जो भी टैक्स ड्यूटी लग रही है उसको ऑफसेट करना। और इस स्कीम को डिजाइन किया गया है कि टू रीइंबर्स द एक्सपोर्टर फॉर एम्बेडेड ड्यूटीज, टैक्सेस एंड लेवीज। मतलब एक बार तो जो एक्सपोर्टर है उनको पे करना होगा, बट उसके बाद इस स्कीम के थ्रू वो रीइंबर्स कर सकता है जो भी ड्यूटी टैक्स लगा है वो। और ये कंप्लाई करेगी WTO के नॉर्म्स के साथ। एंड जो रीइंबर्समेंट होता होगा वो एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और कंप्लीट जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। एंड ये जो स्कीम है इसने रिप्लेस किया है मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम को रिप्लेस किया था 2021 से। एंड फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए गवर्नमेंट ने 18,233 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटले ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च्ड इन 2025? तो 2025 में भी इलेक्ट्रॉनिक्स ECMS स्कीम लॉन्च की, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। उसका आउटले है 22,990 करोड़ रुपीस। एंड ECMS स्कीम जो अभी लॉन्च की है उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में ही ओनली 249 एप्लीकेशन के द्वारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया है, टोटल 1.15 लाख करोड़ रुपीस का। और जो स्कीम का इनिशियल टारगेट जो है 59,350 करोड़, उसका डबल है। ओके। एंड गवर्नमेंट का टारगेट है टू एस्टेब्लिश $500 बिलियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना बाय विच ईयर? बाय 2030-31। ये एक टारगेट का क्वेश्चन हो गया। एंड ECMS जो स्कीम है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ये इंडिया की पहली डेडिकेटेड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसका मेन फोकस होगा ऑन बूस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि देखो आपका जो सेमीकंडक्टर की चिप है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ही एक तरीके से। आपका जो ATM है, ATM पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चिप होती है, सेमीकंडक्टर चिप होती है, जो कम हो गई थी इंडिया के पास, इसीलिए ATM डिले हो रहे थे, क्योंकि इंडिया मेनली वो चाइना से लेता था, प्रोक्योर करता था। बट अब इंडिया चाहता है कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि चलो हम एक PLI स्कीम लॉन्च करेंगे, उससे उन लोगों को इंसेंटिव भी देंगे ताकि ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। यही स्कीम मेन मोटिव होता है PLI स्कीम का। ठीक है। एंड ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में इंडिया का मेन रोल हो। एंड कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। टोटल आउटले 22,919 करोड़। ये स्कीम का टेन्योर 6 ईयर 2025-26 टू 2031-32 विद 1 ईयर जेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द आत्मनिर्भरता इन पल्सेज? तो आत्मनिर्भरता इन पल्सेज अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, उसका मेन ड्यूरेशन है 6 साल के लिए, 25-26 से 2025 से 31 तक। एंड इंडिया चाहता है कि पल्सेस जो है उसके अंदर इंडिया आत्मनिर्भर बने, सेल्फ सफिशिएंट बने। ठीक है। इसके लिए इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका टेन्योर भी 6 ईयर है, 2025-26 से 30-31। पल्स न्यूज में ही तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, नेशनल पल्स डे कब आता है? नेशनल पल्स डे तो ये 10 फरवरी को आता है। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम है उससे पहले वाले डे ही पूछे जाएंगे। अगर उससे रिलेटेड कुछ आया है न्यूज में तो आगे वाले डेज भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा हुआ है। ठीक है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी यूज करेंगे, जो पल्सेस के अंदर आत्मनिर्भर बनना है उसमें। सीड क्वालिटी के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा, सीड प्रोडक्शन टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीमियम क्वालिटी सीड। तो प्रीमियम क्वालिटी का सीड जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, उसके लिए
स्टेट 5 साल का एक सीड प्रोडक्शन प्लांट सेटअप की करेगी, प्लान बनाएगी, एंड जो भी सीड है उसको ट्रैक किया जाएगा क्लोजली साथी पोर्टल के थ्रू। सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। साथी पोर्टल की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। एंड मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिलेगी? अगर कोई भी कंपनी प्रोसेसिंग या पैकेजिंग यूनिट सेटअप कर रही है पल्सेस के अंदर, तो मैक्सिमम सब्सिडी 25 लाख रुपीस मिलेगी। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है डेप्थ में अगर जाए तो। और इस स्कीम जो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस इनिशिएटिव है उसके थ्रू ये एश्योरेंस की है कि मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट होगा, मतलब 100% प्रोक्योरमेंट हो सकता है। अब होगा तूर दाल उड़द एंड मसूर का अंडर प्राइस सपोर्ट सिस्टम ऑफ पीएम आशा स्कीम के अंडर जो प्राइस सपोर्ट सिस्टम है उसी का एक कंपोनेंट है, उसके थ्रू 100% प्रोक्योरमेंट हो सकता है तूर दाल उड़द और मसूर दाल का। ओके, नेफेड एंड एनसीसीएफ विल अंडरटेक 100% प्रोक्योरमेंट इन participating state for the next 4 year from farmer who registered with these agency and enter into agreement। 100% प्रोक्यूरमेंट के लिए पार्टिसिपेट के कौन अंडरटेकिंग करेगा? नेफेड एंड एनसीसीएफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको बोलेंगे शॉर्ट में मोंडिया कल्ट कॉन्फ्रेंस, जिसको होस्ट की थी स्पेन के बार्सिलोना ने। उसकी थीम है कल्चर एज ए ग्लोबल पब्लिक गुड एंड ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी ये इसकी थीम है। कल्चर जो है ग्लोबल पब्लिक गुड है एंड ड्राइवर है मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ओके, और यहीं पे इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनेस्को ने अनाउंस किया है कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। जो भी स्टोलन ऑब्जेक्ट है, स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट है उनका, यूनेस्को ने अनाउंस किया था। एंड जो 2029 की जो मोंटिया गल्ट कॉन्फ्रेंस होगी वो कहाँ पे होगी? वो सऊदी अरेबिया के अंदर होगी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। The cabinet approved the national pulses mission and simultaneously increased the minimum support price for which type of crop। तो एमएसपी की जो प्राइसेस है रबी क्रॉप के लिए वो इंक्रीज कर दी, एंड नेशनल पल्सेस मिशन लॉन्च किया है। और वही आत्मनिर्भरता इन पल्सेस इनिशिएटिव, उसी के अंडर नेशनल पल्सेस मिशन लॉन्च किया है। जो नेशनल पल्सेस मिशन है उसके अंदर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लॉन्च किया है। 6 ईयर का है। उसका टोटल आउटले 11,440 करोड़ है। 2025-26 से 30-31 तक ये स्कीम रहेगी। टोटल 25-26 से 30-31 तक टोटल आउटले कितना है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस? 11,440 करोड़ रुपए। एंड इस मिशन के अंडर गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू इंक्रीज द पल्स प्रोडक्शन टू 350 लाख टन बाय 2030-31 फ्रॉम 242 लाख टन अचीव्ड इन 2023-24। तो जो पल्स का प्रोडक्शन है करंटली 2023-24 में 242 लाख टन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि जो 242 लाख टन है उसको इंक्रीज करना है 350 लाख टन तक बाय 2030-31 तक। एंड द एरिया अंडर पल्स कल्टीवेशन विल बी एक्सपेंडेड टू 310 लाख हेक्टेयर फ्रॉम 242 लाख हेक्टेयर। जो एरिया है पल्स कल्टीवेशन का वो एरिया भी 310 लाख हेक्टेयर हो जाएगा 242 लाख हेक्टेयर। ठीक है, एंड वाइल yield is targeted to improve 1130 kg पर हेक्टेयर पे कितना yield होगा? 1130 kg yield होने का टारगेट सेट किया है। करंटली कितना है? 881 kg पर हेक्टेयर। समझ में आ गया? यहां से भी पूछ सकते हैं। एंड फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन विल बी अंडरटेकन बाय द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल एजेंसी एंड ट्रैक्ड थ्रू द साथी पोर्टल। सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड एम्प्लीफिकेशन, होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। ओके, and total 88 lakh free seed kits and 126 lakh क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर। तो टोटल कितने सीड किट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? 88 लाख। एंड कितने क्विंटल सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? 126 लाख जो क्विंटल है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। द मिशन विल पर्टिकुलरली फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ तूर दाल उड़द एंड मसूर। A major feature of this scheme is the assured 100% procurement of tur, urad and masoor under the PSP price support system of the PM आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है उसके अंदर उसका एक कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट सिस्टम। उस प्राइस सपोर्ट स्कीम उसके थ्रू 100% प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। एंड द मिशन विल हेल्प टू डेवलप 1000 प्रोसेसिंग यूनिट एंड मैक्सिमम 25 लाख रुपीज विल बी अवेलेबल फॉर द सेटिंग अप प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट, जो मैंने आगे भी बताया था आप लोगों को। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल पल्स मिशन का आउटले कितना है? मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज जो है उसी को बोलेंगे नेशनल पल्सेज मिशन। उसका आउटले 11,440 करोड़ 6 ईयर के लिए।
एंड गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, 350 लाख टन पल्स का प्रोडक्शन करना है 2030-31 तक। एंड जो पल्स कल्टीवेशन एरिया है उसको कितना एक्सपेंड करना है, 310 लाख हेक्टेयर तक एक्सपेंड करना है। एंड ईल्ड जो है, पर हेक्टेयर ईल्ड जो हो रहा है पल्स का वो 881 केजी है, उसको बढ़ा के 1130 केजी तक करना है। और कितने सीड डिस्ट्रीब्यूट किए, 88 लाख फ्री सीड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एंड 126 लाख क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड ये भी फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और मेन एम इस स्कीम जो ये मिशन है इसका मेन एम ये है कि 100% प्रोक्यूरमेंट ऑफ उड़द दाल, तूर एंड मसूर की दाल का अंडर पीएसपी ऑफ द पीएम आशा स्कीम। एंड इस मिशन के थ्रू 1000 प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप की जाएगी और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक की जो सब्सिडी मिलेगी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट सेटअप करने के लिए। क्लियर है। ड्रोन कवच एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कौन से स्टेट में की है, इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड ने कंडक्ट की है, तो वो की है अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही शी योमी डिस्ट्रिक्ट में टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 8146 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं सीसीए ने। Which country has recently announced the successful test of its new long-range cruise missile फतेह 4 मिसाइल? कौन सी कंट्री ने फतेह 4 मिसाइल का टेस्ट किया अभी, तो पाकिस्तान ने किया है। एंड इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। ओके। एंड पाकिस्तान कौन सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप कर रहा है अभी 2025-26 के लिए, तो एससीओ की एक काम है रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, उसकी चेयरमैनशिप इस साल के करंट ईयर की पाकिस्तान के पास है। एंड एससीओ समिट जो होगा 2027 में उसका होस्ट कौन करेगा, उसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। एंड एससीओ समिट 2026 में होगा, वो होगा बिश्केक किर्गिस्तान में होगा। एंड 2025 का एससीओ समिट कौन कर रहा है अभी, करंटली चाइना कर रहा है। क्लियर है। एंड पाकिस्तान ने नाटो स्टाइल का एग्रीमेंट किया सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। उस एग्रीमेंट का नाम है अटैक ऑन वन इज इक्वल टू अटैक ऑन बोथ। नेक्स्ट, विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट रिसीव द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025? तो आंध्र प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। एंड आंध्र प्रदेश के एक तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेस सिटी बन रहा है, स्पेस सिटी बनाने वाला है, उसके लिए 400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। एंड इसके लिए स्काई रूट एरोस्पेस के साथ पार्टनरशिप की है आंध्र प्रदेश ने। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन, IMAP मिशन अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, नासा ने लॉन्च किया है IMAP मिशन। ये मैप करेगा हेलियोस्फेयर्स बाउंड्री, ट्रेस करेगा एनर्जेटिक पार्टिकल एंड इंप्रूव करेगा स्पेस वेदर फोरकास्टिंग को। ये कहाँ पे पोजीशन किया गया है, IMAP को पोजीशन किया है एट द फर्स्ट अर्थ सन लैग्रेंज पॉइंट L1 पॉइंट के ऊपर इसको पोजीशन किया है, जो अर्थ से 1 मिलियन माइल्स दूर है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट हुआ है अभी, ठीक है, जो दुबई के अंदर हुआ, उसका कौन सा एडिशन अभी दुबई में हुआ है, तो 11th एडिशन हुआ है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट, दुबई के अंदर हुआ है, जिसकी थीम है इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट ड्राइविंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। ये है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट का कौन सा इनिशिएटिव है, 11वां एडिशन है, जो दुबई के अंदर हुआ है यूएई में, जिसकी थीम है इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट ड्राइविंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। विच IIT is preparing to propel India into the deep space race with its ambitious Daksha mission, which aims to launch 2 satellites equipped with some of the world's most advanced space telescope। तो कौन सी IIT जो है इंडिया को स्पेस मिशन में आगे बढ़ाना चाह रही है, जिसका IIT का ही मिशन है दक्षा मिशन। उस मिशन का एम है कि 2 ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करनी है जिसमें वर्ल्ड के बहुत ही एडवांस स्पेस टेलीस्कोप भी हो। तो दक्षा मिशन किसका है, सीधी बात करें तो वो है IIT बॉम्बे का, ठीक है। तो दक्षा मिशन का एम है कि 2 ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करनी जिसमें वर्ल्ड के 2 मोस्ट एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप हो। ओके। IIT पलक्कड़ का रेविन टेक्नो सोल्यूशन न्यूज में था क्योंकि इसने वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है टूटोज। एंड IIT मद्रास को भी यूनाइटेड इंडिया ने नॉमिनेट किया है फॉर यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI के लिए। एंड IIT दिल्ली एंड IIT गांधीनगर ने मिलकर पहला डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवरेज इंडेक्स लॉन्च किया था। एंड IIT बॉम्बे अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ ओपन करने जा रहा है, इंटरनेशनल कैंपस ये करने जा रहा है जापान के सेंडई में।
और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। Which of the following institute in collaboration with the Ministry of Ayush has launched Ayushman, a month-long initiative to enhance public awareness on the role of integrative approach in the treatment of mental health and न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट के ऊपर अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया आयुष्मान बोले, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? वो किया निमहंस बेंगलुरु के साथ मिलकर लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर डी। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, अभी वेमागल जो है कर्नाटक, वहां पे किसने अनवील की है? तो इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, फाइनल असेंबली लाइन की है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। कहाँ की है? कर्नाटक के वेमागल में की है। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। क्यों? क्योंकि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ये इंडिया का पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? मोरक्को के काजाब्लैंका में, इन मोरक्को। एंड स्पेन की एक कंपनी है इंदिरा, इसने TASL ने स्पेन की कंपनी है इंदिरा के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का पहला 3D इंडिजिनियसली रडार बनाया जिसका नाम है लांजा एन। एंड ये जो फाइनल असेंबली लाइन है विल असेंबल द वर्सेटाइल एयरबस H125 हेलीकॉप्टर। तो जो फाइनल असेंबली लाइन कौन से हेलीकॉप्टर को असेंबल करेगी? H125 हेलीकॉप्टर जो है एयरबस के, उनको करेगी कहाँ पे? कर्नाटक के वेमागल में। Which district in Chhattisgarh has become India's first officially declared child marriage free district? तो इंडिया का ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो है छत्तीसगढ़ का बालोद डिस्ट्रिक्ट। और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी 436 ग्राम पंचायत है और 9 अर्बन लोकल बॉडीज है, उन सभी को स्टेट से अप्रूवल मिल गया है चाइल्ड मैरिज फ्री का, ठीक है। यहाँ पे बच्चों की शादी नहीं करवाते, क्लियर है। INS Satluj recently arrived at the Port Louis to undertake the 18th Joint Hydrographic Survey at Mauritius. इसको कौन सी शिप बिल्डिंग कंपनी ने बनाया है? तो वो बनाया है ऑप्शन नंबर ए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया INS सतलुज को 1993 में, और ये इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया गया था। एंड INS सतलुज जो है अभी विजिट पे गया था पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर। एंड इंडिया ने मॉरिशस को $680 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। Who became India's richest woman according to the Hurun India Rich List? तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है ऑप्शन नंबर बी, रोशनी नादर मल्होत्रा। और टॉप किया है मुकेश अंबानी जी ने, ये रिचेस्ट पर्सन इंडिया के। नंबर 2 पे गौतम अडानी एंड थर्ड नंबर पे रोशन नादर मल्होत्रा है। एंड इसने अभी एज ए बिलियनियर डेब्यू किया है, तो वो है शाहरुख खान है। और यंगेस्ट बिलियनियर कौन है इंडिया के? तो वो है अरविंद श्रीनिवास, जो परप्लेक्सिटी के, जो परप्लेक्सिटी AI है जिसके ऊपर ChatGPT भी है, जेमिनाई भी है और ग्रोक भी है, सारे है जितने भी AI के फीचर है वो परप्लेक्सिटी के ऊपर है। तो उसके जो हेड है अरविंद श्रीनिवास, वो यंगेस्ट बिलियनियर बने हैं, ओके। एंड इंडिया के पास 350 से ज्यादा बिलियनियर है अभी। इंडिया EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? इंडिया EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव है। इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको ऑफिशियली TEPA भी बोलेंगे, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव है। ये कवर करेगा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचिस्तान। मार्च 2024 में साइन किया गया था और इसका टारगेट है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लेस का ओवर 15 ईयर। 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो अभी दुबई में हुआ है, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है ऑप्शन नंबर सी, इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। ये थीम है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का, इंपॉर्टेंट है ये थीम। एंड मोंडिया कल्ट कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? मोंडिया कल्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई है अभी बार्सिलोना में, उसकी थीम है कल्चर एज ए ग्लोबल पब्लिक गुड एंड ड्राइवर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड जो 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट ये दुबई के अंदर हुआ है, ठीक है। और इसकी थीम है इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। एंड इसमें बाकी 7 पिलर पे फोकस किया गया, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पॉलिसी एंड रेगुलेशन, ग्रीन फाइनेंस, क्लाइमेट इक्विटी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें एड्रेस किया गया कि एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस गैप कितना है, ये ध्यान रखना है, $2.4 ट्रिलियन है, ओके। नेक्स्ट,
According to the NCRB report, National Crime Record Bureau report, which state recorded the highest number of cyber crime cases? तो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के केसेस कहाँ हुए? वो हुए कर्नाटक में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो साइबर क्राइम के केसेस हैं 2023 में 31.2% इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, टोटल जो साइबर क्राइम के केस है वो 86,420 हो गए हैं 2023 में, जो 2022 में थे 65,893 थे। ठीक है, एंड बाकी फ्रॉड डोमिनेटेड ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि साइबर क्राइम के जो केस हुए हैं टोटल कितने हैं 86,420 2023 में। ओके, और कितने इंक्रीज हुए लास्ट ईयर से? 31.2% इंक्रीज हुए। और जो साइबर क्राइम के केस है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड के केसेस हुए हैं, ये याद रख सकते हैं। एंड जो कर्नाटक है उसमें सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के केस हुए हैं 21,889। देन नंबर 2 पे तेलंगाना 18,236 एंड 3 पे है यूपी। ओके, एंड अमंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस फोर्जरी, चीटिंग एंड फ्रॉड, सीएफ के जो केस है 181,553 केसेस है टोटल। According to the NCRB report, which state reported the highest number of farm suicide in 2023? तो सबसे ज़्यादा किसानों ने सुसाइड कहाँ किया है? तो वो किया है महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के जो केस है वो कहाँ है? वो कर्नाटक में है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल 2023 में 10,786 फार्मर और एग्रीकल्चर वर्कर ने सुसाइड किया है। उसमें से सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र के अंदर 38.5%, देन कर्नाटक में है जहाँ सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस है, देन आंध्र प्रदेश, देन एमपी, देन तमिलनाडु। ओके, एंड सुसाइड फ्रॉम द फार्म सेक्टर मेड अप ऑफ 6.3% ऑफ द टोटल सुसाइड। जो टोटल इंडिया में 1,71,418 सुसाइड हुए हैं उसमें से फार्मर के जो सुसाइड है वो 6.3% टोटल का। Very, very important question, exam point of view. Name the initiative that was launched by Center to simulate a Gram Sabha in school on the lines of the model United Nation. तो ग्राम सभा का जो मॉडल है उसको स्कूल के अंदर भी सिमुलेट करने के लिए सेंटर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है मॉडल यूथ ग्राम सभा। ठीक है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो भी हर एक स्कूल इस मॉडल को अडॉप्ट करेगी, मॉडल यूथ ग्राम सभा को, उसके लिए 20,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है डेफिनेटली। एंड ये मॉडल जो है ये बेस्ड है मॉडल यूनाइटेड नेशन एंड इन्वॉल्व करेगा जो ग्राम सभा के सेशन को, एक तरीके से उनकी एक्टिंग करेंगे। ठीक है, जो भी क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट है वो कोई सरपंच बनेगा, कोई वार्ड मेंबर बनेगा, कोई विलेज का सेक्रेटरी बनेगा, सचिव बनेगा, सचिव साहब याद है ना आपको, एंड आंगनवाड़ी वर्कर बनेगा। ठीक है, और वो उसी टाइप से मीटिंग अरेंज करेंगे ताकि आगे जो भी डेवलपमेंट है वो सारी चीज़ें देख पाए। ठीक है, एंड फेज 1 के अंदर 600 जवाहर नवोदय विद्यालयों को कवर किया जाएगा और 200 EMR स्कूल को किया जाएगा। एंड सेलेक्टेड जिला परिषद स्कूल महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में यहाँ पे ये लॉन्च की गई। तो याद रखना है फेज 1 कौन कौन से स्टेट में लॉन्च किया? महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के अंदर। और स्कूल के लिए 20,000 रुपीज़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट यूपी और राजस्थान में लॉन्च कर दिया गया। नेक्स्ट, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने अभी रिसेंटली एक नया पोर्टल लॉन्च किया है टू मेक रिसर्च इजी एंड एक्सेसिबल। उसका नाम है सरल, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। सरल यूज करेगा AI को टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स रिसर्च इनटू वीडियोस, पॉडकास्ट एंड पोस्टर एंड प्रेजेंटेशन। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स वीडियो है, ठीक है, ये सिंप्लीफाई करेगा कॉम्प्लेक्स रिसर्च को, वीडियो में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर देगा, पोस्टर में कन्वर्ट कर देगा, प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे चीज़ें आसान हो जाएगी। मान लो कोई भी चीज़ है, अगर उसका वीडियो है, वीडियो सोल्यूशन है आपके पास, तो वो चीज़ें ईजी हो जाती है। वही पॉडकास्ट है, पोस्टर है, तो एंड प्रेजेंटेशन है, तो सरल क्या करेगा? AI का यूज करेगा टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स रिसर्च। ठीक है, सरल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, किसने लॉन्च किया? ANRF। सरल की फुल फॉर्म में सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। एंड ANRF aims to harness deep science and engineering to build deep tech products and startup। मतलब ANRF का मेन यूज है इंडिया में रिसर्च बढ़ाना, डीप टेक स्टार्टअप को बिल्ड करना
ठीक है। इंडियन वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू वॉन विच मेडल इन द वुमेन्स 48 केजी कैटेगरी एट वर्ल्ड चैंपियनशिप इन नॉर्वे। तो अभी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है नॉर्वे के अंदर, उसमें 48 केजी कैटेगरी में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है और गोल्ड मेडल जीता है साउथ कोरिया की री सोंग गुम ने। ओके, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके, सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो हो रही है नॉर्वे में। कौन सी कैटेगरी में? 48 आगे चलें अपन। This country will co-host the first ever Women's T20 World Cup cricket for blind. ब्लाइंड के लिए वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हो रहा है अभी, ये पहली बार होगा, तो इसको इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेगा। और अभी इंडिया और श्रीलंका ने 13वें नंबर का वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट किया अभी रिसेंटली, जिसको इंडिया ने जीता है। इंडिया ने फाइनल में हराया है साउथ अफ्रीका। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है? वो मिला है, नाम मैं भूल गया, जो लेफ्टी है, एक सेकंड उनका नाम याद नहीं आ रहा। एंड प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? वो तो मिला शेफाली वर्मा को, दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, दीप्ति शर्मा को। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे हर साल 4 अक्टूबर को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम ऑप्शन नंबर बी, सेव एनिमल सेव द प्लेनेट। वर्ल्ड एनिमल डे की इस बार 100th एनिवर्सरी, पहली बार 1925 में किया गया। Which state government has announced the launch of a comprehensive health and accident insurance scheme exclusively for NRI, non-resident and students studying abroad? तो उस स्कीम का नाम है नॉर्का केयर। ये स्कीम किसने लॉन्च की है? नॉर्का केयर। ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, ये लॉन्च की है केरला ने। नेक्स्ट, DPIIT ने रिसेंटली कौन सी कंपनी के साथ अमूल किया है? ग्लोबल कंपनी है, फॉर 3 ईयर टू बूस्ट बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। तो ये किया है थर्मो फिशर साइंटिफिक, जो अमेरिका की कंपनी है, इसके साथ DPIIT ने 3 साल का अमूल किया है। पूछ सकते हैं कितने साल का अमूल किया है? 3 ईयर का अमूल किया है, to support over 500 biotech startup in next 3 years. And the BioVerse Challenge will identify and support 100 top performing biotech startup by offering mentorship to advanced research and development facility. तो जो BioVerse Challenge है वो कितने स्टार्टअप को हेल्प करेगा? बायोटेक स्टार्टअप को, 100 टॉप परफॉर्मिंग बायोटेक स्टार्टअप को हेल्प करेगा। एंड बायोवर्स मेंटोर सर्कल जो है वो ट्रेन एंड गाइड करेगा एडिशनल 400 स्टार्टअप को। क्लियर है? एंड इंडिया का टारगेट है कि बायो इकोनॉमी जो है इंडिया की $300 बिलियन अचीव करनी है बाय विच ईयर? बाय 2030। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अभी 25th एडिशन हुआ कॉन्कन एक्सरसाइज का, जो इंडिया और यूके के बीच में होती है, जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में होती है। What is the investment outlay for the PM Setu scheme? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन टू अपग्रेडेड ITIs, शॉर्ट टर्म है जिसका PM Setu scheme, launched to modernize the 1000 government ITIs across India. इसका टोटल आउटले है 60,000 करोड़। PM Setu स्कीम जो है उसका टोटल आउटले कितना है? 60,000 करोड़ है। ये स्कीम लॉन्च की है टू मॉडर्नाइज 1000 गवर्नमेंट ITIs। इंडिया के अंदर जो 1000 गवर्नमेंट ITI है उनको मॉडर्न करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी आए के लिए एक मिशन लॉन्च किया, स्कीम लॉन्च की PM सेतु। इसका आउटले 60,000 करोड़ रुपए है। और ड्यूरिंग द कौशल दीक्षांत समारोह जो न्यू दिल्ली में मनाया गया, उसी दौरान मोदी जी ने PM सेतु स्कीम लॉन्च की है ITI को अपग्रेड करने के लिए। एंड PM सेतु स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका आउटले 60,000 करोड़, और जिसके थ्रू 1000 गवर्नमेंट ITI को मॉडर्नाइज किया जाएगा। इंडस्ट्री अलाइन की जाएगी विद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करके। एंड PM सेतु स्कीम जो है ये फॉलो करेगी हब एंड स्पोक मॉडल को, जिसमें 200 हब ITI को लिंक किया जाएगा 800 स्पोक ITI के साथ। ठीक है, टोटल 1000 ITI है जो हब एंड स्पोक मॉडल पे वर्क करेगी, जिसमें 200 हब ITI को 800 स्पोक ITI के साथ लिंक किया जाएगा। ठीक है, एंड सेटअप किया जाए इस स्कीम के थ्रू, इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू डिमांड ड्रिवन कोर्सेस, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, रिवैम्प किए जाएंगे एग्जिस्टिंग कोर्स को इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री।
एंड सेटअप किया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल विद क्रेडिबल एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स टू मैनेज क्लस्टर एंड इंश्योर आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इंडस्ट्री के साथ मिलकर और स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप किए जाएंगे क्रेडिबल एंकर इंडस्ट्री के साथ। मेन चीज है 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? भुवनेश्वर ओडिशा, चेन्नई तमिलनाडु, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो क्वेश्चन आ सकता है पीएम सेतु स्कीम के अंदर 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ दिस स्कीम? तो वहाँ पे भुवनेश्वर होगा, चेन्नई होगा, हैदराबाद होगा, कानपुर होगा, बट लुधियाना नहीं होगा। तो आपको चेक करना होगा, तो ध्यान रखने होंगे पांचों कौन से हैं। देन उसके अलावा भी मोदी जी ने बहुत सारी चीजें लॉन्च की है। Prime Minister Modi will inaugurate 1,200 vocational skill lab established in 400 Navodaya Vidyalaya and 200 EMRS school across 34 state and UT। कितनी स्किल लैब का इनोग्रेशन किया है मोदी ने? 1200। कहाँ कहाँ किया? 400 नवोदय विद्यालय और 200 EMRS स्कूल के अंदर 1200 वोकेशनल स्किल लैब का इनोग्रेशन किया है। And these labs will equip students including those in remote and tribal area। जो भी स्टूडेंट है रिमोट और ट्राइबल एरिया में या नॉर्मल स्टूडेंट है, उनको जो 12 हाई डिमांड सेक्टर है उनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जैसे आईटी, ऑटोमेटिव, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक, इन सभी में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो इनिशिएटिव, ये जो वोकेशनल लैब सेटअप की है, ये एनईपी के साथ अलाइन करेगी। एंड इसके साथ ही 1200 वोकेशनल टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। एंड प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की पीआरस रिवैम्प्ड मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये मोदी जी ने लॉन्च की है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम है और जिसको मोदी जी लॉन्च करते तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना कौन से स्टेट की? बिहार की। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? जो 5 लाख ग्रेजुएट यूथ है उसको हर साल मंथली अलाउंस मिलेगा 1,000 रुपए का फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। अलॉन्ग विद द फ्री स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी उसके साथ। एंड उसके साथ ही मोदी जी ने लॉन्च की है, रीडिजाइन की है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन मिलेगा 4 लाख रुपए तक। दोनों चीजें याद होगी। एंड मोदी जी ने डेडिकेट किया है नेशन को द बीहता कैंपस ऑफ एनआईटी पटना। एनआईटी पटना का बीहता कैंपस को नेशन को डेडिकेट किया है, जिसके अंदर 6,500 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। एंड कैंपस के अंदर एडवांस फैसिलिटी है इंक्लूडिंग ए 5G यूज केस लैब एंड रीजनल एकेडमिक सेंटर है फॉर स्पेस एस्टेब्लिश इन कोलैबोरेशन इसरो। इसरो के साथ मिलकर वहां पे रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस भी इनोग्रेट किया गया। एंड उसके अलावा मोदी जी ने अभी अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 4,000 से भी ज्यादा जो नए रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटी है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए। और उसके अलावा 450 करोड़ रुपए की जो स्कॉलरशिप है डीबीटी के थ्रू वो ट्रांसफर किए टू 25 लाख स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10 अंडर द मुख्यमंत्री बालक बालिका स्कॉलरशिप। मुख्यमंत्री बालक बालिका स्कॉलरशिप स्कीम कौन से स्टेट के? बिहार के लिए मोदी जी ने 450 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के लिए डीबीटी से ट्रांसफर किए 25 लाख स्टूडेंट के लिए। एंड मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार की। इंडियन इंडिजिनसली स्टेल्थ ब्रिगेड आईएनएस सह्याद्री अभी रिसेंटली केमामम पोर्ट जो है मलेशिया, वहां पे गया है विजिट पे। जो सह्याद्री है, आईएनएस सह्याद्री, इसको बिल्ड किसने किया? इसको बिल्ड किया मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। और ये जो शिवालिक क्लास के हैं, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस सतपुड़ा, ये फर्स्ट स्टेल्थ वॉरशिप जो इंडिया में बिल्ड किए गए मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। Which organization is on the verge of historic breakthrough with the upcoming test of Dhwani, a cutting-edge hypersonic missile? तो ध्वनि जो है अभी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है? डीआरडीओ। एंड इसकी एस्टिमेटेड रेंज है 6,000 से 10,000। ये कुछ नहीं है, एस्टिमेटेड है ये। ठीक है। और ये फ्लाई कर सकता है 7,400 किलोमीटर पर आवर जैसा। इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है अक्षर, इसको रिसेंटली कराईकल पोर्ट पे भी रिसेंटली कमीशन किया पुडुचेरी के अंदर। इसको बिल्ड किसने किया? इसको बिल्ड किया गोवा शिपयार्ड ने। एंड फोर्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट कहाँ हुआ है? ये रोम में हुआ है, जिसको होस्ट किया है जापान और इटली ने मिलकर। एंड फिफ्थ जो कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट होगा वो चेन्नई के अंदर होगा 2027 में, इंडिया ने बीट की है। एंड ये जो अक्षर है ये सेकंड इन द सीरीज ऑफ 8 अदम्य क्लास फर्स्ट पेट्रोल वेसल जो है 8
8 की सीरीज है, उसमें से सेकंड नंबर का है अक्षर। एंड इसकी जो स्पीड है 1500 नॉटिकल माइल। नाटो पाइपलाइन सिस्टम को ज्वाइन करने वाला भी कौन सा कंट्री है रिसेंटली, वो है पोलैंड ने रिसेंटली नाटो पाइपलाइन सिस्टम को ज्वाइन किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्पेस वीक की थीम क्या है? तो वर्ल्ड स्पेस वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्पेस वीक हो गया, विजिलेंस अवेयरनेस वीक हो गया, ये वीक दोनों वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब तक मनाया जाता है? ये 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, उसकी थीम है लिविंग इन स्पेस। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। State government launched the e-bond system for import and export business, replacing traditional stamp paper. ई-बॉन्ड सिस्टम को भी रिसेंटली महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। इन सबसे ज़्यादा एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फार्मर ने सुसाइड किया है महाराष्ट्र के अंदर। तो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ हुआ है? वो हुआ है साइबर क्राइम कर्नाटक में। ठीक है, और महाराष्ट्र 16th स्टेट बना इंडिया का जिसने डिजिटल बॉन्ड ई बॉन्ड अडॉप्ट किया है। Which body recently approved the higher MSP for Rabi crops for 2026-27 market season? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने हायर एमएसपी जो है अप्रूव कर दी है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द हायर एमएसपी फॉर रबी क्रॉप 2026-27 एंड लॉन्च किया मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, इसका आउटले 11,743 करोड़ था। एंड अभी रिसेंटली जो कैबिनेट के चेयरमैन है मोदी जी, उन्होंने अप्रूव कर दिए दो मेजर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव। एक तो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस एंड एमएसपी जो है 6 मेजर रबी क्रॉप्स है उनके लिए एमएसपी भी इंक्रीज कर दी। किसके लिए कितने कितने की वो देख लेते हैं। जो मेन रबी क्रॉप्स है जिनकी एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो इंक्रीज की है, वो है वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। कितने की है? वीट के लिए 2585 पर क्विंटल ये एमएसपी की रहता है। बार्ले के लिए 2150, ग्राम के लिए 5875, लेंटिल के लिए 7000, रेपसीड एंड मस्टर्ड के लिए 6200 एंड सनफ्लावर की 6540। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बिशियस टारगेट है कि जो डोमेस्टिक पल्स प्रोडक्शन है वो 24.2 मिलियन टन से लेके 35 मिलियन टन तक लेके जाना 2025। और आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का आउटले है 11,440 करोड़ जिसका टेन्योर 6 ईयर। अभी नोबेल प्राइज 2025 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है? फॉर देयर डिस्कवरी ऑन पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए तो मिला ऑप्शन नंबर है मेरी ब्रूनकोव, फ्रेड राम्सडेल एंड सिमोन सागागुची। सिमोन सागागुची जापान से हैं और ये दोनों अमेरिका से हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी में फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। एंड जो सागागुची है उन्होंने डिस्कवर की है फ्लेक्स जो टी सेल है तो डिस्कवर की है। एंड ब्रूनकोव एंड राम्सडेल ने आइडेंटिफाई किया फॉक्स P3 जीन। ठीक है, और ये जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रिवेंटिंग द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ऑन टिश्यू। बॉडी जो है खुद के टिश्यू पर अटैक करने से बचाएगी। एक ऐसा इम्यून सिस्टम बनाया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। कौन सी डिस्कवरी के लिए? अभी बताया ऑप्शन नंबर है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए मेडिसिन और फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज मिला है मेरी ब्रूनकोव, फ्रेड राम्सडेल एंड सिमोन सागागुची जो जापान से है। एंड इन तीनों को मिला है पहली बार 1900 में अवार्ड मिला। अवार्ड की बात करें कैश प्राइज 11 मिलियन स्विस करोड़। पहली बार 1901 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला नोबेल प्राइज? एमिल वॉन बेरिंग को। फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको 1968 में मिला है? हर गोविंद खुराना। कौन सी कंट्री इंडिया की टॉप ऑयल सप्लायर है अक्टूबर में? वो रशिया है। सबसे ज्यादा रशिया ने इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई किया है। रशिया, then इराक, then सऊदी अरेबिया एंड यूएई। Which company purchased 6.6 billion worth of OpenAI share, pushing its valuation to $500 billion? तो SoftBank ने भी 6.6 बिलियन डॉलर के जो अमाउंट के जो शेयर हैं OpenAI के वो खरीदे हैं। उससे OpenAI की जो वैल्यूएशन है 500 बिलियन डॉलर से क्रॉस हो। SoftBank जापान का है। ठीक है, which two countries signed the new strategic arms reduction treaty? क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गलत है। रशिया और यूएसए ने जो भी न्यूक्लियर वेपन है उनके लिए एक स्टार्ट ट्रीटी साइन की थी जिसको 4 फरवरी 2026 तक एक्सटेंड कर दिया, याद रखना।
ट्रीटी क्या है? न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, तो 2021 में साइन की थी 5 साल के लिए, और जिसको भी 4 फरवरी 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। एंड ये ट्रीटी क्या करती है कि लिमिट लगाती है नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स वेल बिलो कोल्ड वॉर लिमिट्स, कोल्ड वॉर की लिमिट से कम होनी चाहिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स। Project Himang of the BRO has constructed the world's highest motorable road at Meghla Pass in Ladakh। तो ये सी लेवल पे कितनी है? 19,400 फीट पे बनाया है मेघला पास, जो लद्दाख के अंगथंग प्लेटो के अंदर है। एंड ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है मेघला पास, जिसको बनाया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडिया का पहला कमर्शियल कोल माइन जो है, जिसका नाम है नामचिक नामफुक, ये कहाँ इनॉग्रेट की है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामचिक नामफुक। और ये इंडिया की पहली कमर्शियल कोल माइन है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, नामचिक नामफुक। एंड कोल मिनिस्ट्री ने भी बोला है कि माइन मिनिस्ट्री का जो एक्सपेक्टेशन है 100 करोड़ से ज्यादा एनुअल रेवेन्यू स्टेट के द्वारा जनरेट करने का है। नमो सेमीकंडक्टर लैब अभी कहाँ स्टैब्लिश की गई? ये की है आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर। अभी नमो सेमीकंडक्टर लैब जो है अभी सेटअप की है एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4.95। ये लेबोरेटरी प्रोवाइड करेगी नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर फॉर सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग डिजाइन एंड फैब्रिकेशन को। Who conducted the 10th नेशनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, जिसको बोलेंगे नेट पॉल्ड्रेक्स 10, तमिलनाडु के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट की है। और इसके साथ 27 नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान है, उसके साथ मिलकर ये 10th नेट पॉल्ड्रेक्स एक्सरसाइज भी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी होस्ट की है। फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसको नमो वन भी बोलेंगे, ये कहाँ इनोग्रेट किया? ये किया राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर ही शौर्य वाटिका भी बनाई जाएगी, तो भी 1999 में कारगिल वॉर में जो शहीद हुए उनके लिए शौर्य वाटिका राजस्थान के अंदर बनाई जाएगी। एंड पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क है जिसका नाम नमो वन है, ये भी राजस्थान के अंदर, राजस्थान के जो प्रताप बांध अलवर के अंदर, वहां पे अभी इनोग्रेट किया गया। Which country honored the legendary Assamese singer Jubin Garg by renaming the island as a Jubin Garg Island? लेकिन थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। थोड़ा सा आप आगे फॉरवर्ड कर लेना। नेक्स्ट चलें सर। तो अभी कौन सी कंट्री ने जो असम के सिंगर है जुबिन गर्ग, उनको ऑनर किया है? जुबिन गर्ग आइलैंड, आइलैंड का नाम जुबिन गर्ग के ऊपर है गूगल मैप्स के ऊपर। इनकी स्कूबा डाइविंग के दौरान सिंगापुर में डेथ होगी, सिंगापुर ने ही इनको ऑनर किया है, स्कूबा डाइविंग के दौरान इनकी डेथ हुई है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन से सिंगर की अभी स्कूबा डाइविंग के दौरान डेथ हुई और कौन सी कंट्री में? सिंगापुर में हुई। तो ये असम के हैं, इन्होंने एक सॉन्ग भी, लोगों को बहुत आइकॉनिक सॉन्ग है या गैंगस्टर मूवी का सॉन्ग, वो भी इन्होंने ही गाया है। अभी एक बुक आई है महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट, दैट एक्सप्लोर द गांधी साइकोलॉजिकल फिलॉसफी। कुल मिला के महात्मा गांधी एनवायरमेंट बुक के author कौन है? वो है टीएन कोशो। Where was India's first cooperative multi-feed comprehensive biogas plant inaugurated? तो cooperative multi-feed सीबीजी प्लांट अभी महाराष्ट्र के अंदर अभी इनोग्रेट किया गया। महाराष्ट्र 16th स्टेट है इंडिया का जिसने ई स्टैम्प पेपर अडॉप्ट किया है। और ये कहाँ पे इनोग्रेट किया है? जो मल्टी-फीड कोऑपरेटिव मल्टी-फीड सीबीजी प्लांट है, ये इनोग्रेट किया है कोपरा गांव अहिल्यानगर जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहां किया है। ये प्लांट प्रोड्यूस करेगा 12 टन ऑफ सीबीजी डेयरी एंड 75 टन ऑफ पोटाश फ्रॉम जैगरी पॉलिश एंड अदर प्रोडक्ट्स। 2025 का शस्त्र नामांकन अवार्ड इसको मिला है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, जो यूएसए के हैं। इसमें कैश प्राइज मिलता है कितना? $10,000। $5,000 कैश प्राइज किसमें मिलता है? ये सारे अवार्ड आगे देखते हैं। उससे पहले शस्त्र रामानुजन अवार्ड देख लेते हैं। इसमें कैश प्राइज $10,000 है। ये किसको दिया जाता है? जो भी इंडिविजुअल्स है जो मैथमेटिक्स में काफी अच्छा वर्क किया है जिन्होंने, और जिनकी एज 32 ईयर्स से कम है, उन्हीं को शस्त्र रामानुजन अवार्ड मिलता है। और ये अवार्ड 2005 में स्टार्ट किया गया। ठीक है।
अब बात करें $5000 किसमें मिलता है, कैंटोन आर मिलर अवार्ड है, कैंटोन आर मिलर अवार्ड। ये अवार्ड किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, वर्ल्ड कमीशन प्रोटेक्टेड एरियाज जो IUCN के अंदर आता है, उसने कैंटोन आल मिलर अवार्ड दिया है अभी सोनाली घोष को, जो डायरेक्टर जनरल है काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर है, उनको मिला है। और उसमें कैश प्राइज $5000। $3000 किसमें है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड, पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। इसके लिए वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए, ठीक है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, रोजी टेक्टल, डॉक्वेल ने ट्रांसलेट किया, जो यूएसए की है। कैश प्राइज इसमें मिलता है $3000। $50,000 किसमें मिलता है, इस रमन मैक्सेस अवार्ड मिला है, रमन मैक्सेस अवार्ड, ठीक है, जो फिलीपींस देता है। इस बार इंडिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नाम है एजुकेट गर्ल्स एनजीओ, जो राजस्थान की एजुकेट गर्ल्स एनजीओ है, उसको 67 रमन मैक्सेस अवार्ड मिला है। इसमें कैश प्राइज $50,000। नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में किसको मिला है, 4th ईयर वर्क ऑन क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी क्वांटाइजेशन एंड क्वांटम टनलिंग के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। वो किसको मिला है, ऑप्शन नंबर डी, जॉन क्लार्क, मिशेल देवोरेथ एंड जॉन एम मार्टिन को मिला है। फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड इनको भी 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन मिला है। एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है नोबेल प्राइज, मेरी ब्रोनको, फ्रेड रामस्डेल एंड सिमोन सागागुची। तो मिशेल एस देवोरेथ यूएसए के हैं, एम मार्टिनेज भी यूएसए के हैं, और क्लार्क भी यूएसए के, तीनों यूएसए के हैं। पहली बार 1901 में दिया गया ये अवार्ड। और पहला नोबेल प्राइज 1901 में किसको दिया, विलियम रॉन्गटन को मिला, एक्सरे की डिस्कवरी के लिए। एंड पहले इंडियन है जिनको 1930 में मिला, उनका नाम सीवी रमन, फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। इंडियन वन साइंटिस्ट का नाम क्या है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको 1983 में मिला है। और ओनली एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिले फिजिक्स में, 1956 एंड 1972 में, जिनका नाम है जॉन बार्डिन। खालिद अल इमैनी को भी रिसेंटली यूनेस्को ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर नॉमिनेट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल के अंदर। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। सिंगापुर ने अभी, इस सिंगापुर के अंदर जुबिन गर्ग, जो इंडिया के आसाम के सिंगर है, जिन्होंने सॉन्ग गाया था या अली, उनकी डेथ हो गई थी स्कूबा डाइविंग के दौरान। तो एक आइलैंड का नाम उनके ऊपर रखा था गूगल मैप्स के। Which ministry in consultation with the FAO has released a draft policy paper to launch the National Camel Sustainability Initiative? Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy ने FAO के साथ मिलकर एक पॉलिसी ड्राफ्ट की है जिसका नाम है नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। एंड इंडिया और FAO की पार्टनरशिप को 80 ईयर कंप्लीट हो गए। वर्ल्ड फूड डे जो 15 अक्टूबर को आता है उसी दिन। एंड वर्ल्ड कैमल डे कब आता है, 22 जून। What is the total amount of the loan sanctioned by the public sector banks under प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना? टोटल कितना लोन सेंक्शन हुआ, 10,907 करोड़ रुपए का लोन सेंक्शन कर दिया पब्लिक सेक्टर बैंक ने अंदर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के। एंड टोटल 5.79 लाख एप्लीकेशन के द्वारा 10,907 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिए हैं। एंड इसमें मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपीज की सब्सिडी मिलती है। डिटेल में अपन देश में पढ़ेंगे। एंड जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसी का एक कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ मॉडल सोलर विलेज इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ। एंड अंडर द कंपोनेंट इनिशिएटिव की बात करें तो लोकल बॉडीज, द स्कीम हैज प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव ऑफ 1,000 रुपीज पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन द रेस्पेक्टिव अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ग्राम पंचायत। जो भी अर्बन लोकल बॉडी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे पर सोलर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए कितना इंसेंटिव मिलेगा, 1,000 रुपए। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके ऊपर रखा है, वो रखा है लोकनीति दिनकर बालू पाटिल, डीबी पाटिल के ऊपर नाम रखा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है पुणे एयरपोर्ट का नाम किसके ऊपर रखने के लिए प्रपोज किया है, जगत गुरु संत तुकाराम। एंड औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम किसके ऊपर रखने के लिए बोला, छत्रपति संभाजी महाराज।
who was recently appointed as the brand ambassador for the Viksit Bharat Buildathon, a nationwide innovative initiative by Ministry of Education. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक इनोवेशन लॉन्च किया है, उस इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है विकसित भारत बिल्डेथन। उसके ब्रांड एम्बेसडर है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और जो स्पेस में आईएएसएस में रहते हैं 18 दिन। कमेंट सेक्शन में बताना इनके साथ 3 लोग और कौन गए थे, ठीक है, और उनकी कंट्री भी बताना, कोई एग्जाम में आ सकती है। तो ये इनिशिएटिव है, इसके लिए किनको इंगेज करेगा, जो स्टूडेंट है क्लास 6 to 12 के, जो क्रिएट करेंगे इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स, उनके लिए किया है। एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट एवर स्कूल हैकाथॉन है, जो इन्वॉल्व करेगा 1 करोड़ स्टूडेंट को फ्रॉम 1.5 लाख स्कूल। तमिलनाडु ने भी रिसेंटली कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब के साथ पार्टनरशिप की टू एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स टेक इंक्यूबेशन सेंटर। तो ये किया है बोरुसिया डॉर्टमुंड, जर्मनी का है, और तमिलनाडु कोयम्बटूर के अंदर सेटअप करने वाला इंडिया का पहला स्पोर्ट्स टेक इंक्यूबेशन सेंटर। इसके लिए बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ पार्टनरशिप की है। Who became the first Indian to win a medal at the Judo Junior World Championship? जुडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला इंडियन कौन है जिसने मेडल जीता है? पहला इंडियन कोई मेडल जीता है तो इम्पोर्टेंट होता है, उनका नाम है लिंथोई चेनम्बम, और इन्होंने जो जूनियर जुडो वर्ल्ड चैंपियनशिप लीमा पेरू में हुई है उसमें इन्होंने मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 63 kg कैटेगरी। लिंथोई चेनम्बम, which organization in coordination with the CDSCO, Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare and State UT Drug Regulatory Authorities has developed the online National Drug Licensing System portal, वो है CDEC। तो CDEC ने CDSCO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टेट और यूटी की जो भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके साथ मिलकर ड्रग का लाइसेंस लेने के लिए एक सिस्टम बनाया है, ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम पोर्टल बनाया है, CDEC ने मिलकर बनाया है। Unicorn, a unicorn company is a privately owned startup that has been valued at over $1 billion. Unicorn किसको बोलेंगे? इसकी वैल्यूएशन $1 billion से ज्यादा है। तो गेजल्स एंड चीता किसको बोलेंगे? गेजल बोलेंगे जो 2000 के बाद फाउंड हुए स्टार्टअप, जिनके पास पोटेंशियल है कि 2 साल में यूनिकॉर्न बन सकते हैं, और चीता जो है वो 4 साल में यूनिकॉर्न बन सकते हैं। गेजल्स की जो वैल्यूएशन की रेंज है $500 बिलियन से $1 बिलियन तक, एंड चीता की वैल्यूएशन $200 मिलियन से $500 मिलियन। एंड अभी अक्टूबर 2025 में किसको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिला? रेस फाइनेंशियल को, ये धन की पेरेंट कंपनी है। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज अभी किसको मिला है? फॉर देयर वर्क ऑन मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन विद लार्ज स्पेसेस ऑन गैसेस एंड केमिकल। तो गैसेस एंड केमिकल के अंदर लार्ज स्पेस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्ट करने के लिए नोबेल प्राइज जो है केमिस्ट्री में किसको मिला है? वो मिला ऑप्शन नंबर डी, सुषुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन है, अमर यागी को मिला है। तो सुषुमा कितागावा जो है ये जापान की है, रिचर्ड रॉबसन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, एंड यम यागी जो है ये यूएसए का, इनको मिला है। और किसके लिए मिला है? रूम फॉर केमिस्ट्री फॉर देयर पियोनियरिंग वर्क इन क्रिएटिंग मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाने के लिए इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। For the development of metal organic framework, crystalline material that forms highly porous structure by linking metal ion and with organic molecule। तो मेटल आयन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ लिंक करें, बॉन्ड बने उनके लिए उन्होंने एक क्रिस्टलाइन मटेरियल बनाया है जिसमें बहुत सारे पोरस होते हैं, पोरस मतलब छिद्र होते हैं छोटे छोटे, ताकि उसमें बॉन्ड बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया है। उसके लिए सुसुमा कितागावा जापान से है, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, अमर अंग्यागी यूएसए है, इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। एंड मेडिसिन में किसको मिला है? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इनको मिला है मेरी ब्रूनको, फ्रेड रेंस्टेल, शिमोन यागामुची। एंड फिजिक्स में मिला है जॉन क्लार्क, माइकल एच देबोरे एंड जॉन एम मार्टिनिस को मिला है। ये तीनों यूएसए से ही है। तो सुषुमु कितागावा जापान की है, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के, एंड ओमर अमयागी यूएसए के। क्यों मिला इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज? फॉर क्रिएटिंग मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। 11 मिलियन स्वीडिश कौन मिलता है इसमें। एंड पहली बार कौन से इंडियन को नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में? 2009 में मिला
Venkat Raman Ramakrishnan for the studies of structure and function of ribosome. Ministry of Mine has recently issued the guideline for National Critical Mineral Recycling Incentive Scheme. This scheme will be operational for 4 years. तो ये स्कीम 6 साल के लिए है. स्कीम क्या है मैं समझाता हूँ कि देखो क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम मतलब क्रिटिकल मिनरल बनाना है, रिसाइकलिंग कैपेसिटी. रिसाइकिल किसको करेंगे? जो भी बैटरी वेस्ट वगैरह है उनको रिसाइकिल करेंगे और उसके थ्रू क्रिटिकल मिनरल बनाने का टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ माइन का. उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की, क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम 6 साल के लिए. तो इसमें ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, इनसे जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी डेवलप की जाएगी. सेकंड थोड़ा एक सेकंड उसमें पानी भी लगाऊंगा. इस स्कीम का मेन यूज है रिसाइकलिंग कैपेसिटी बढ़ाना. उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव दी. ठीक है, रिसाइकलिंग इसके थ्रू होगा. जो भी बैटरी का वेस्ट है, ई वेस्ट है, लिथियम आयन बैटरी का वेस्ट है, उससे रिसाइकलिंग कैपेसिटी बनानी और उसके थ्रू क्रिटिकल मिनरल बनाना, ये गवर्नमेंट का है. इसके लिए प्लांट एंड मशीनरी प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल सब्सिडी कितनी परसेंट मिलेगी, ये एग्जाम में आ सकता है. और 20%. ऑपरेशन सपोर्ट कितना मिलेगा सेकंड ईयर के लिए? 40%. एंड फिफ्थ ईयर के लिए 60% मिलेगा. टोटल इंसेंटिव कितना मिलेगा? जो लार्ज एंटिटी है उनको 50 करोड़ टोटल इंसेंटिव मिलेगा एंड स्मॉल एंटिटी को 25 करोड़ मिलेगा टोटल इंसेंटिव. एंड ऑपरेटिंग सब्सिडी लार्ज एंटिटी को 10 करोड़, स्मॉल एंटिटी को 5 करोड़ ऑपरेटिंग सब्सिडी मिलेगी. The scheme incentives are expected to develop at least 270 किलोटन of annual recycling capacity. तो जो इंसेंटिव देंगे उससे गवर्नमेंट एम कर रही है कि मिनिमम 270 किलोटन जो है एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी डेवलप करेगी. उसमें से 40 किलोटन ऑफ एनुअल क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन जो है किया जाएगा. उसमें से 270 जो टोटल रिसाइकलिंग कैपेसिटी होगी उसमें से 40 किलोटन क्रिटिकल मिनरल का प्रोडक्शन होना चाहिए. इससे 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए और 70,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट. मेरा हो सोंगबा फेस्टिवल ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है. मणिपुर से एक पर्सन है अदासो काफिसा, ये फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने एसपीजी को ज्वाइन किया है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को ज्वाइन किया है. यूनियन गवर्नमेंट इज लुकिंग टू शोकेस द पीएम कुसुम प्रोग्राम टू सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज एंड आइलैंड नेशन बाय यूजिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्लेटफॉर्म. व्हाट इज द नोडल मिनिस्ट्री? तो पीएम कुसुम स्कीम को गवर्नमेंट ने अभी शोकेस करना स्टार्ट किया है अफ्रीकन कंट्री में, आइलैंड नेशन में, by using the International Solar Alliance platform. तो ये MNRI की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है. 2019 में स्कीम लॉन्च की गई थी. इस स्कीम का टारगेट है टू एड सोलर कैपेसिटी ऑफ अबाउट 34,800 मेगावाट बाय मार्च 2026. सोलर कैपेसिटी ऐड करनी 34,800 मेगावाट ऐड करनी मार्च 2026. और मोदी जी के राज में सबसे अच्छा काम यही हुआ है, सबसे बढ़िया काम. तो अगर फ्यूचर की बातें करें तो उसमें सबसे अच्छा काम जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो फोकस किया गया, बहुत ही अच्छा काम. ठीक है, और सोलर कैपेसिटी जो है ऐड करनी है 34,800 मेगावाट मार्च 2026 में. ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री MNRI है. कौन कौन एलिजिबल है पीएम कुसुम के अंदर? इंडिविजुअल फार्मर, ग्रुप ऑफ फार्मर, FPO, पंचायत, कोऑपरेटिव एंड वाटर यूजर एसोसिएशन. ये 3 कंपोनेंट है. कंपोनेंट A, B and C. Setting up of 10,000 megawatt of decentralized grid connected renewable energy power plant of Berend. तो 10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट सेटअप करना है बंजर जमीन के ऊपर. ये कंपोनेंट ए का टारगेट. अंडर दिस कंपोनेंट रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट ऑफ कैपेसिटी 500 किलोवाट टू 2 मेगावाट विल बी सेटअप बाय इंडिविजुअल फार्मर, ग्रुप ऑफ फार्मर के द्वारा. इस कंपोनेंट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड के पावर प्लांट सेटअप किए जाएंगे. कितने कैपेसिटी? 500 किलोवाट से 2 मेगावाट. ठीक है, तो टोटल कंपोनेंट ए का टारगेट है कि 10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट सेटअप करना है. उसमें से कोई भी इंडिविजुअल है, FPO है, वो कितने तक की कैपेसिटी के रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट सेटअप करेगा? 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक. क्लियर है? जो पावर जनरेट होगी वो कौन खरीदेगा? लोकल डिस्कॉम है वो खरीदेगी. एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट है वो
डिस्कॉम के जो भी सब स्टेशन है उसके 5 किलोमीटर की रेडियस में ही इंस्टॉल करना है। ये सब कंपोनेंट 1 है, ए है। कंपोनेंट बी में इंस्टॉल करने हैं 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप सेटअप करना है। आप लोगों ने देखा होगा खेतों में पानी देते हैं पंप्स के थ्रू, ठीक है। तो इस कंपोनेंट का पार्ट है कि सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप सेटअप करें 20 लाख उनके थ्रू पावर में, ठीक है। Individual farmer will be supported to install stand-alone solar agriculture pumps of capacity up to 7.5 horsepower for the replacement of existing diesel agriculture pumps irrigation system in off-grid areas। मतलब बहुत सारी जगह आपको पता है डीजल डालेंगे, फिर डीजल वाला पंप चलाएंगे, फिर उससे पानी देंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला है 20 लाख टोटल स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप सेटअप करने, ठीक है। एंड इंडिविजुअल जो भी फार्मर है उनको सपोर्ट किया जाएगा टू इंस्टॉल स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप। कितने कैपेसिटी है? 7.5 हॉर्स पावर का। कंपोनेंट सी, सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप। तो 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप लगाने हैं, तो 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप लगाने हैं कंपोनेंट बी में। और सी में ग्रिड ग्रिड कनेक्टेड लगाने हैं एग्रीकल्चर पंप 15 लाख। क्लियर है? 42nd सेशन जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली का कहाँ हुआ है? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। अब थोड़ी अभी रिकॉर्डिंग के दौरान ही अभी तो दिक्कत होगी था, तो कंटिन्यू करते हैं अपन कैसे भी करके। एंड इस जो आई 42nd सेशन हुआ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, ठीक है। वहीं पे इस सेशन ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन जो सपोर्ट करेगा नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड। इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया जाएगा। एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड वर्नर अवार्ड दिया गया जॉइंटली, किस किस को दिया? अफ्रीकन सिविल एविएशन कमीशन एंड एसोसिएशन ऑफ द विक्टिम ऑफ एयर एक्सीडेंट्स एंड डियर फैमिलीज इंटरनेशनल, इन दोनों को एडवर्ड वार्नर अवार्ड दिया। Which country will unveil its first national red list of endangered species at the IUCN World Congress? IUCN की वर्ल्ड कांग्रेस हुई है, वहां पे कौन सी कंट्री ने पहली नेशनल रेड लिस्ट रिलीज की है एंडेंजर्ड स्पीसीज की? तो की है नन अदर देन, तो IUCN की जो 28th कॉन्फ्रेंस हुई अबू धाबी में, वहीं पे इंडिया ने रेड लिस्ट रिलीज की है इंडेंजर्ड स्पीसीज। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट माउंटेन समिट, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट कहाँ हुआ है? ऑर्गेनाइज किया है इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा, तो ये देहरादून में हो रहा है। वर्ल्ड सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट। नरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का सेफेस्ट सिटी है कोहिमा एंड अनसेफेस्ट सिटी है पटना। इंडिया इज अनाउंस टू बिल्ड द फर्स्ट 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक्स विद भूटान। इंडिया अभी 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक बना रहा है भूटान के साथ, जिसमें 69 किलोमीटर का कोकराझार से गलतपुर लाइन है एक तो, और दूसरी है 20 किलोमीटर की बनरहाट से सामसे लाइन है। एट ए कॉस्ट ऑफ अबाउट 4033 करोड़ में इंडिया अभी 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक बना रहा है भूटान के साथ। एक तो 69 किलोमीटर का कोकराझार से गलतपुर लाइन तक, दूसरा है बनरहाट से सामसे लाइन तक जो 20 किलोमीटर का, टोटल कॉस्ट 4033 करोड़। मुखी बिकम द फर्स्ट इंडियन बोर्न चीता टू रीच एडल्टहुड इन कुनो नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के अंदर है कुनो नेशनल पार्क। नेक्स्ट, इंडिया has won the 10th edition of SAF Under-17 Men's Football Championship 2025 by defeating this country। तो अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की अंडर 17 की मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप का 10th एडिशन इंडिया ने जीता। इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है और ये फाइनल कहाँ हुआ? ये श्रीलंका के अंदर। यूनियन कैबिनेट has approved the continuation of biomedical research career program phase 3। This program will be implemented by Department of Biotechnology and Wellcome Trust UK through their India Alliance at a cost of 300 crore। तो अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम, तो उसका जो फेज 3 है तो कंटिन्यू करने के लिए अप्रूवल दे दिया कैबिनेट ने। ये जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड यूके का वेलकम ट्रस्ट ने मिलकर,
इसको इम्प्लीमेंट किया था एट अ कॉस्ट ऑफ 1500 करोड़। Which organization has launched a new command and control system जिसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें हेल्प एआई के द्वारा हेल्प मिलेगी एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की फैसिलिटी होगी फॉर सेफ गार्डिंग द कंट्रीज बॉर्डर। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया है बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बनाया है। ये एआई पावर्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसमें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट is set to launch model youth gram sabha, a simulated forum for school children to participate in mock gram sabha session and understand the role of panchayati raj function. The ministry of panchayati raj will support कितना अमाउंट का सपोर्ट करेगी हर स्कूल को, अभी मैंने बताया 20,000 रुपए देगी जो भी स्कूल ये सेशन कंडक्ट करेगी उनके लिए हर स्कूल को 20,000 रुपए देगी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव के लिए। चलते बैंकिंग ऑनर्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, a bank's total exposure to a single borrower can't exceed what percent of its eligible capital base tier 1 capital। तो अभी लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क को लेकर आरबीआई ने सर्कुलर रिलीज किया, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल एक्सपोजर है बैंक का वो सिंगल बोरोवर, एक बोरोवर को लोन दिया है, एक्सपोजर को लोन दिया है, वो जो है टियर 1 कैपिटल जो है उसका 20% से ज्यादा नहीं है, can't exceed 20% of the its tier 1 capital का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी सिंगल बोरोवर को लोन दे रहे हैं तो वो जो परसेंटेज है 20% से ज्यादा नहीं होना, ठीक है। और अगर ग्रुप को दे रहे हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप को दे रहे हैं तो 25% इन केस ऑफ एक्सपोजर विद कॉर्पोरेट ग्रुप, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर ग्रुप। RBI announced the expected credit loss provisioning framework will apply to all scheduled commercial banks, excluding small finance bank, payment bank, RRB and all India finance institution from 1 अप्रैल 2027। आरबीआई ने बोला है जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग जो है फ्रेमवर्क जो है जो बेसल 3 के अंदर है वो सभी कमर्शियल बैंक जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, आरआरबी, एआईएफआई पे लागू होगा कब से 1 अप्रैल 2027 से। एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कब से लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। जो भी डिजिटल पेमेंट है उसका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। ईसीएल फ्रेमवर्क क्या है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क जो है प्रोविजनिंग के लिए ये 1 अप्रैल 2027 से लागू। RBI significantly increased the lending limit for financing IPOs and loan against share। तो जो IPO फाइनेंसिंग की जो लोन की लिमिट है आरबीआई ने कितनी कर दी है, 10 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी है, लोन अगेंस्ट शेयर जो है उसकी लिमिट 20 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी पर इंडिविजुअल वो कर दी है। आईपीओ फाइनेंसिंग की लिमिट 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दी और लोन अगेंस्ट शेयर की लिमिट 20 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ थी। 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख पर इंडिविजुअल, लोन अगेंस्ट शेयर की लिमिट 20 लाख से 1 करोड़ पर इंडिविजुअल। एंड आरबीआई इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम हम क्लेम हम कितना कर सकते हैं, पहले लिमिट थी 20 लाख को बढ़ा के 10 लाख 30 लाख कर दी है। एंड हरासमेंट के केस में जो क्लेम की लिमिट थी पहले 1 लाख रुपए थी जो बढ़ा के 3 लाख। एंड जो इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नॉन कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पे भी लागू होगी 1 नवंबर 2025। RBI's direction issued on the 3 September 2025, bank can now raise the entire 1.5% of risk-weighted asset as additional tier 1 capital overseas through which instrument, to perpetual debt instrument के थ्रू बैंक जो है 1.5% जो रिस्क वेटेड एसेट का है वो एडिशनल टियर 1 कैपिटल में ऐड कर सकता है पीडीआई के थ्रू। एंड उसके अलावा स्मॉल बिजनेस लोन के लिए एक और चीज आई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक में रीसेट द क्रेडिट रिस्क स्प्रेड वंस एवरी 3 ईयर। तो जो भी स्मॉल बिजनेस लोन है, गोल्ड लोन वगैरह है, उनके लिए बैंक जो क्रेडिट रिस्क स्प्रेड है वो रीसेट कर सकता है हर 3 साल के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन प्लेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप किया है पीपीएसएस की जगह। RBI ने recently पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप किया टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम। और जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है ये रिप्लेस करेगा
बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो बीपीएसएस किसको रिप्लेस करेगा? सॉरी, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी जो है ये रिप्लेस करेगा बीपीएसएस को। बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को रिप्लेस करेगा। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी, जो सिक्योरिटी है, जो भी डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है उसमें बढ़ाना। एंड पीआरबी को पावर किससे मिलेगी? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से मिलेगी। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को पावर मिलेगी पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट के थ्रू। एंड जो पीआरबी है उसके चेयरपर्सन होंगे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी, एंड टोटल मेंबर होंगे इसमें 6, इनको मिला है। कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली परचेज किए 43.46% स्टेक इन सम्मान कैपिटल फॉर $1 बिलियन? इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जो है इसने 43.46% स्टेक खरीदा है सम्मान कैपिटल $1 बिलियन में। अबू धाबी बेस्ड एवेन्यू इन्वेस्टमेंट आरएससी है, ये एफिलिएट है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी का। उसने 43.46% स्टेक खरीदा है सम्मान कैपिटल में $1 बिलियन। अभी जो आरबीआई की मीटिंग हुई के अकॉर्डिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, तो साल में मिनिमम 4 बार होनी चाहिए, 4 टाइम होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? तो रेपो रेट कितनी है? रेपो रेट है 5.5 एंड सीआरआर कितना है अपना? सीआरआर है 3%, एसएलआर 18%। एसएलआर कितना हो सकता है? मैक्सिमम 40% हो सकता है मैक्सिमम। एंड बैंक रेट कितनी है? बैंक रेट है 5.25 एंड एसडीएफ 5.75। नंबर डी, ये पूरा चार्ट है, एक्सेल है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी $190 मिलियन का लोन दिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर भी मेट्रो बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $190 मिलियन। एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर इंगा 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन दिया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वी सेलिब्रेटेड 9th एनुअल डे इन अक्टूबर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है और 1 अक्टूबर 2016 को इसको आईबीबीए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया था, जिसका 9th फाउंडेशन डे मनाया भी 1 अक्टूबर 2025 को। 1 अक्टूबर को ही एनपीएस डे भी मनाते हैं, इसी दिन पेंशन एनपीएस स्टार्ट की थी स्कीम। RBI extended the foreign exchange outlay period for merchanting trade transaction from 4 months to 6 months। जो फॉरेन एक्सचेंज आउटले के जो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन है उनकी लिमिट, उनका जो टेन्योर है 4 मंथ से बढ़ा के 6 मंथ कर दिया है। एक्सपोर्टर कैन नाउ रिपेट्रिएट फंड फ्रॉम आईएफएससी अकाउंट विद इन 3 मंथ्स। जो भी एक्सपोर्टर है उनका अकाउंट आईएफएससी के पास है, वो अपना पैसा 3 मंथ के अंदर निकाल सकते हैं, पहले 1 मंथ था ये लिमिट। जो भी स्मॉल वैल्यू के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिल है वो 10 लाख रुपए तक के हैं, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर भी सेट हो सकते हैं, ठीक है, क्लोज हो सकते हैं। What percentage of incentive will be received by banks under RBI's special 1-year scheme for settlement of inoperative account and unclaimed deposit? तो आरबीआई ने अभी अनक्लेम डिपॉजिट को सोल्व करने के लिए पे आउट स्कीम लॉन्च की है, जिसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5% से लेकर 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये पूरा अपने पढ़ा था, गलत फॉर्म में क्वेश्चन है तो मैंने कहा कर दिया इसको। ठीक है, तो अनक्लेम डिपॉजिट कितना है? 67,000 करोड़ है। तो 10 साल से ज्यादा अगर टेन्योर हो गया है, बैंक के पास पैसा पड़ा है और उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, तो वो आरबीआई के डेफ अकाउंट में चला जाता है, डिपॉजिटर एजुकेशनल एंड अवेयरनेस फंड में चला जाता है। तो उसको क्लेम करने के लिए आरबीआई ने एक उत्तम पोर्टल बनाया है, मोबाइल नंबर से आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे बैंक अभी भी बैंकों के पास 67,000 करोड़ के अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हैं। आरबीआई ने सोचा कि चलो इनको इनको भी अपन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जैसे सोचे, कि स्कीम जैसे गवर्नमेंट करती है, अपन इनको इंसेंटिव देते हैं। अलग अलग क्लेम है, अगर 4 साल तक रहेगा तो 5% टोटल अमाउंट का और 5,000 जो भी कम होगा वो मिलेगा। 4 से 8 साल तक है तो 6% तक मिलेगा। ऐसी पूरी टेबल तो अपने पढ़ ली, आगे चलते हैं बता। 30 दिन के अंदर इसको सेटल करना होगा आरबीआई, ये भी ध्यान रखें। Each organization for the self-regulatory organization status by RBI for the asset and loan financing of NBFC। asset and loan financing of NBFC के लिए FIDC को SRO का स्टेटस मिला है आरबीआई के द्वारा। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को भी स्टेटस मिला है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन।
मिनिमम नेटवर्क 2 करोड़ चाहिए। तो क्लास के बीच में से ही स्टमक में पेन होने लग गया, थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट अब हम क्लास खत्म करते हैं अच्छे से। इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के करवा रहा हूँ, तो आप थोड़ा स्पीड में देख लो, 1.25x पे कर दो। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिसेंटली एसडीपी फाइनेंशियल सर्विसेज पे पेनल्टी लगाई है, कितने अमाउंट की, 4.2 लाख रुपए। एंड अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन पे लगी है 31.8 लाख रुपीज। इंडियन ओवरसीज बैंक पे लगाई है 31.8 लाख रुपीज। बंधन बैंक पे 44.80 लाख की पेनल्टी लगी। This company partnered with the HDFC Pension Management Company Limited to launch the NPS platform worker model। तो जोमेटो ने अभी जो एनपीएस जो है वर्कर के लिए भी लॉन्च करने के लिए एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप। Under this section of the Companies Act 2013, an entity must be registered as non-profit company to be recognized as a self-regulatory organization by RBI। तो सेक्शन 8 के अंदर जो भी सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट का, वो रजिस्टर्ड जो है नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एसआरओ। एसआरओ को कौन से सेक्शन के अंडर रिकॉग्निशन मिलता है, तो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेबी ने एक पोर्टल बनाया है टू हेल्प इन्वेस्टर ट्रेस एंड रिक्लेम इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी ऐसे हैं जो अभी तक क्लेम नहीं किए गए, उसके लिए सेबी ने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम है मित्र, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। तो मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सेबी ने, जो भी अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड है उनको ट्रेस करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो मित्र पोर्टल है इसको मैनेज किया जाएगा दो क्वालिफाइड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। एंड दो क्वालिफाइड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, इसका नाम है एक तो सीएमएस, दूसरा केफिन टेक्नोलॉजी, ये इसको मैनेज करेंगे। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये मिलकर इसको मैनेज करेंगे। एंड सेबी ने अभी अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ द टाइमलाइन फॉर द कंप्लीट रोल आउट ऑफ रिटेल एल्गोरिथम ट्रेडिंग। तो रिटेल एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए जो टाइमलाइन है कब तक एक्सटेंड कर दी, 1 अप्रैल 2024। Which organization launched the tax policy working paper boost foreign investment and strengthen India's fiscal framework? तो नीति आयोग ने ये पब्लिक रिपोर्ट रिलीज की है। What is the name of the nationwide campaign that was launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman from Gandhinagar? तो आपकी पूंजी आपका अधिकार लॉन्च किया है, क्योंकि फॉर द स्पीडी सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर है उनको जल्दी से जल्दी क्लेम किया सेटल किया जाए, उसके लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार गांधीनगर से लॉन्च किया है। Which regulatory organization signed MOU with PFRDA during the celebration of NPS Day on 1st October 2025 to enhance pension outreach in the agriculture and rural sector? Obviously, रूरल और एग्रीकल्चर एरिया में पेंशन की जो रीच है उसको बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, पीएफआरडीए के साथ। एक सेकंड, एंड जो ये इवेंट हुआ है उसमें 3 पैनल थे, री इमेजिनिंग द एक्यूमुलेशन फेज, सिक्योरिंग ओल्ड एज इनकम फॉर एग्रीप्रेन्योर्स, लघु उद्यमी एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, एंड लॉन्च ऑफ पीएफ स्कीम, पेंशन फंड स्कीम अंडर मल्टीपल स्कीम फंड। 3 अलग अलग पैनल थे और यहीं पे पीएफआरडीए ने नाबार्ड के साथ पार्टनरशिप की, नाबार्ड ने पीएफआरडीए के साथ पार्टनरशिप की टू स्ट्रेंथन पेंशन आउटरीच टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। Where was the fourth Kautilya Economic Conclave held under the theme Seeking Prosperity in Turbulent Times? Fourth Kautilya Economic Conclave न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। Which bank aims to expand its asset size from 20% of India's GDP to 25% by 2027? तो एसबीआई का जो asset size है करंटली 20% इंडिया की जीडीपी का, जिसका टारगेट है कि जीडीपी का 25% हो जाए 2047। Next, which organization has released the 4th edition of Trade Watch Quarterly Report? तो अभी पढ़ा था रिपीटेड क्वेश्चन है, नीति आयोग ने रिलीज की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोवाइड करती है इंडिया का जो ट्रेड परफॉर्मेंस है उसका। एंड इंडिया का जो टोटल ट्रेड है क्वार्टर 4 में कितना हो गया, कितना था, 441 बिलियन डॉलर था, ठीक है। एंड इंडिया का लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर जो है 4.4 मिलियन एम्प्लॉई उसमें, एंड उसने कंट्रीब्यूट किया है
एक्सपोर्ट के अंदर 1.8% शेयर, टोटल 296 बिलियन ग्लोबल मार्केट. Which organization has collaborated with the SEBI to develop validated UPI handle and SEBI check initiative to strengthen investor payment security? MPCI ने SEBI के साथ पार्टनरशिप की है to develop validated UPI handle and SEBI check initiative. Which bank has launched Wish credit card jointly with the PhonePe to the PhonePe app, which offers a FD bank credit facility starting from 2000? तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फोनपे के साथ मिलकर विश क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है. ऐसा नाम का जो भी क्रेडिट कार्ड आता है वो इंपॉर्टेंट होता है अपने आप. कौन सी कंपनी ने भी रिसेंटली 100% स्टेक एक्वायर किया है स्टर्लिंग बैंक बहमास के अंदर? वो किया है IIHL इंसेंट इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड ने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है स्टर्लिंग बैंक जो बहमास का है. पहले 51% स्टेक था पहले है और अभी रिसेंटली 49% भी एक्वायर कर लिया है. In which country UPI payments has been launched at Lulu Group supermarket to enable real-time digital transaction for Indian residents? कतर के अंदर जो लुलु सुपरमार्केट है वहां पे यूपीआई को लॉन्च किया गया. उसके लिए जापान के एक पेमेंट गेटवे नेट स्टार उसके साथ यूपीआई की जो आर्म है सॉरी एमपीसीआई की जो सब्सिडरी है NIPL उसने कतर नेशनल बैंक में पार्टनरशिप की है नेट स्टार पेमेंट गेटवे जापान का. एंड कतर 8th कंट्री बन गई है जिसने अडॉप्ट किया यूपीआई. RBI linked Bharat Connect platform with this platform to facilitate dollar transaction for individual customer. जो भी इंडिविजुअल कस्टमर है जिनको डॉलर ट्रांजेक्शन करना है डॉलर में तो उसके लिए आरबीआई ने भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म के साथ को लिंक किया. अपेक्स रिटेल प्लेटफॉर्म नंबर है. आरबीआई ने लॉन्च किया है एक पायलट ऑन द लिंकेज ऑफ अपेक्स फॉरेक्स रिटेल प्लेटफॉर्म ऑफ द क्लियर ऑफ डीलिंग सिस्टम लिमिटेड विद भारत बिल पेमेंट सिस्टम. तो अब फॉरेक्स रिटेल प्लेटफॉर्म है उसको किसके साथ लिंक किया? भारत बिल पेमेंट सिस्टम भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म के साथ लिंक किया है. इसके थ्रू क्या होगा? जो भी इंडिविजुअल कस्टमर है with bank account it participating bank to register and transact on the Apex retail platform through the bank's digital channel via PPAP. कौन कौन से बैंक के ऊपर अवेलेबल है ये? एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक एंड यस बैंक. ठीक है. एंड अभी रिसेंटली पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया NPCI एंड फिनटेक काउंसिल ने मिलकर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया मुंबई के अंदर जिसकी थीम एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI. SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है दैट ऑफर कस्टमर ओवर 50 कस्टमाइजेबल कवरेज प्लान जिसमें 50 से ज़्यादा भी कस्टमाइजेबल कवरेज ऑप्शन है. तो उसका नाम है हेल्थ अल्फा. RBI कैंसल द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल पोजीशन एंड फेलियर टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी नॉर्म्स. तो जीजा माता महिला सहकारी बैंक जो है सतारा महाराष्ट्र में उसका लाइसेंस कैंसिल किया. Which initiative was launched by Finance Minister to empower women as a pension ambassador? वुमेन को पेंशन एम्बेसडर बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया पेंशन सखी. ऑप्शन नंबर बी. एंड 1 अक्टूबर को ये भाड़िए ने अभी NPS सेलिब्रेशन किया वहीं पे पेंशन सखी लॉन्च किया है. हिंदी इंक्लूसिव पेंशन इनोवेटिव सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग रिटायरमेंट सिक्योरिटी में. एंड यहीं पर निर्मला सीतारामन जी ने मल्टीपल स्क्रीन फ्रेमवर्क लॉन्च किया एंड पेंशन सखी इनिशिएटिव लॉन्च किया टू एम्पावर वुमेन एज ए पेंशन एम्बेसडर. एंड ये इनिशिएटिव जो है एंड इसका एम है टू मेक NPS के जन आंदोलन. NPS को जन आंदोलन बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया. NPS में अभी 9 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं. कौन सी कंपनी ने ऑनबोर्ड किया इंडिया का UPI सिस्टम एज इट्स फर्स्ट पेमेंट सिस्टम पार्टनर? पेपल ने अभी रिसेंटली UPI को सेलेक्ट किया एज ए फर्स्ट पेमेंट सिस्टम पार्टनर. And the mutual fund company that become the second in India to cross $10 trillion asset under management. को क्रॉस करने वाली सेकंड म्यूचुअल फंड कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड. पहली है SBI म्यूचुअल फंड जिसका टोटल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो $10 ट्रिलियन से ज़्यादा. तो सेकंड कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड. Which bank partnered with the VegoFin digital solution for the payment aggregator business? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने VegoFin के डिजिटल सॉल्यूशन के साथ पार्टनरशिप की पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए. Which state emerged among the top treasurer in the RBI's state government security auction?
आरबीआई की जो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसने रेज किया, वो किया महाराष्ट्र में। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे। कल या परसों मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर का जो रिमेनिंग है कल परसों तक कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।